सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए को नियमित किया गया था। आज पुनः इस शीर्षक के अन्य बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले लेखक के परिचय और उनका साहित्य में जो योगदान है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। भेड़े और भेड़िए शीर्षक के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी नामा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। इस बीच में अपनी प्रतिभा का बड़ा ही योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किया। स्वाभाविक रूप से इनकी पठन पाठन का प्रारंभिक कार्य ग्रामीण परिवेश में हुआ, लेकिन नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त किया और वसुधा नामक लघु जो पत्रिका है उसका प्रकाशन का कार्य निरंतरता के साथ इन्होंने अपने जीवन काल में किया। इनका जो अन्य प्रकार के सामाजिक जो सरोकार रहे हैं उनसे सीधा संबंध रहा है। परिणाम स्वरूप समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए ही जीना और मरना इनके जीवन का ध्येय और उद्देश्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके पश्चात कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव जैसे अनेक दिन फिरे आदि अनेक प्रमुख कहानी संग्रह है जिनके माध्यम से इन्होंने साहित्य के द्वारा लोगों की सेवा की। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, विकलांग सभा का दौर। विकलांग सभा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। स्वाभाविक रूप से इनका जो साहित्य के प्रति जो लगन था, उत्साह था, वह राष्ट्र का, समाज का काम आया और इन्होंने अपनी सेवा जीवन भर इस प्रकार से प्रदान की। इनकी जो भाषा शैली है सजग, सरल, सुबोध और स्पष्ट है। इन्होंने व्यंग के माध्यम से जिस यथार्थ को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को हम जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यंगकार हरिशंकर प्रसाद को भी हम सम्राट कहें तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस विचार को, जिस तथ्य को हम नहीं स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को कह पाते जिसके लिए उपयुक्त है, ये व्यंग के द्वारा यथार्थ भाव विचार को उसके सामने प्रस्तुत कर करके उसके अंतर्गत की जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्यंग में इन्हें महारत हासिल है और इस प्रकार की जो इनकी जीवनी है वह सरलता और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनका ये जीवनी और इनका साहित्यिक परिचय है। अब हम लोग इस शीर्षक के उद्देश्य के विषय में जानेंगे। चूंकि यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, यहाँ पर भेड़ों की जो जाति है जो निश्चित रूप से अहिंसा में विश्वास करती है, ईमानदारी में विश्वास करती है, इनका जीवन सरल है, सीधा है, स्पष्ट है और सबों पर भरोसा विश्वास करने वाली है। यह भेड़ जो जाति है, हम इस प्रजातांत्रिक जो देश है इसमें प्रजा का प्रतिनिधित्व करती ये भेड़े हमें इस बात को समझाने के लिए
काफी मेहनत के द्वारा यह बताया है कि जिस प्रकार से भेड़ों की जाति इस संसार में अपनी शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता, स्वच्छता के लिए जानी जाती है, अहिंसा के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से प्रजा जो है अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी शुद्धता, स्वच्छता से करते हैं। ठीक उसके विपरीत जिन नेताओं का हम चयन करते हैं वे भेड़िए के समान हैं। उनका प्रतीकात्मक स्वरूप जो है भेड़िए से कम नहीं है। वे हिंसा में विश्वास करते हैं, वे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं, वे निश्चित रूप में मिथ्यावाणी में विश्वास करते हैं और इस प्रकार से मिथ्यक बातों के आगे अपना सब कुछ दांव पर लगा करके उन्हीं के प्रति वे ऐसा कुकृत्य करते हैं जिनके द्वारा वे चून करके यहाँ तक आते हैं। इसके पश्चात ये जो बात हरिशंकर प्रसाई के द्वारा रखी गई वह वास्तव में वर्तमान का जो परिवेश है, वर्तमान का जो परिवेश है, अगर इस कहानी के परिवेश को आज के संदर्भ में हम मूल्यांकन करें तो मैं समझता हूं 100% उपयुक्त होगा। क्योंकि जो यहाँ की प्रजा है, जो जनता है, उन भ्रष्ट नेताओं के आगे कभी कभी चुनने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। वास्तव में ऐसा होता प्रतीत होता है। आज हम भी एक प्रजातांत्रिक देश में जीवन यापन करते हैं और यहाँ की जो जनता है अपनी प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनने के उपरांत वे ही हमारे भाग्य विधाता बन जाते हैं। जब तक दोबारा चुनाव नहीं होता, अगर हम उनसे कुछ शिक्षा लेकर करके अगले चुनाव में सही प्रतिनिधि का चयन करते हैं तब तो अच्छी बात है, अन्यथा वे बरगला करके, खुशला करके, बहला करके या अन्य प्रकार के दंडात्मक क्रियाओं के द्वारा हमें शोषित करके पुनः उस पर काबिज होने का निरंतर प्रयास करते हैं, जो वास्तव में इस कहानी के द्वारा, इस व्यंग्य के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार का कुत्सित जो भाव उनके द्वारा है वे भेड़िए के प्रतीक है और वे भेड़िया घूम घूम करके हिंसा के लिए, खूंखार कार्य के लिए बदनाम है, उसे हम इस रूप में जानते हैं। ऐसे अस्तित्व को हमें हटाने की आवश्यकता है। इसके पश्चात शीर्षक की सार्थकता, क्या वास्तव में शीर्षक भेड़े और भेड़िए उपयुक्त है? यदि हम कहानी का अध्ययन करें, पठन पाठन करें तो यह बात पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है कि भेड़ों के ऊपर जिस प्रकार से भेड़िए जाति ने उनके ऊपर प्रहार किया, उनका शोषण किया, उनका दोहन किया, उनके अपरिपक्व विचार को दूषित करने का प्रयास किया, यह निश्चित रूप से उपयुक्त बात नहीं है। जहां तक भेड़ जो हमारी जनता है वह सीधी साधी नेक विनयी है, उसमें किसी भी प्रकार का छल प्रपंच कपट और धोखा नहीं है। लेकिन वही जो भेड़िया जाति के लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव जीत जाने के पश्चात जिस प्रकार की प्रकृति और प्रवृत्ति जनता के सामने पेश करते हैं वह बिल्कुल आदर्श से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। और इसी सारी यथार्थ भावों के इर्द गिर्द भ्रमण करती हुई यह कहानी यह दिखाने में सक्षम है कि वास्तव में हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय होता है। तो हम समझते हैं कि भेड़े और भेड़िए जो कहानी है निश्चित रूप से श्रेष्ठकर है और इस कहानी के शीर्षक के लायक बिल्कुल उपयुक्त है। इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि यह शीर्षक यथार्थ से युक्त है। तो हम लोग आज इतना ही करेंगे। अगले दिन क्लास में हम लोग यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजा के लिए क्या होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यह क्या आज के इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में
ये सारे तत्व हमें मिल पा रहे हैं। जनता का शासन यहाँ जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। यदि वास्तव में इस प्रकार की भावात्मक बातें स्पष्टता के साथ हमें प्राप्त हो रही हैं तो हम समझेंगे कि यथार्थ से युक्त है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था दिखाने के लिए है, कुछ कहने के लिए नहीं है। लेकिन आज प्रजातंत्र के बहुत वर्ष हमारे बीत गए, आज नित्य प्रति उससे परिपक्वता से और बड़ी परिपक्वता की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इसे हम स्वीकार कर रहे हैं और हम नहीं समझते प्रजातंत्र के अलावे हमारे यहाँ दूसरा कोई तंत्र विकसित और पल्लित पुष्पित होगा। इसलिए इस पर हमें अगले क्लास में पाठ्यगत बातों से अवगत होना पड़ेगा और इसकी चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।